यदि आप भी यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है। उत्तर प्रदेश समसामयिक की अर्धवार्षिकी हम लोग देख रहे हैं घटनासार की पुस्तक से। ठीक है, घटनासार की पुस्तक से, जो कि काफ़ी प्रचलित है और अच्छा तथ्य है इसमें। ठीक है, बिना किसी देरी के मैं शुरुआत करता हूँ। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया। आपको याद होगा राष्ट्र प्रेरणा स्थल बना, ठीक है, हरदोई रोड में बना, जो कि 25 दिसंबर 25 को, इसकी डेट याद रखना कि 25 दिसंबर 25 को, 25 दिसंबर 25 को क्या था, अटल बिहारी वाजपेयी का जयंती थी। ठीक है, तो मोदी ने उद्घाटन किया था। ठीक है, कहाँ पर, लखनऊ स्थित बसंत कुंज योजना में निर्मित, कौन सी योजना से निर्मित, बसंत कुंज योजना में निर्मित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया। आज़ादी के बाद के महान नायकों के आदर्शों और विरासत के सम्मान देश के उद्देश्य के सरकार ने इस भव्य परिसर का निर्माण किया। ठीक है, इसी से संबंधित है, ये इसी से संबंधित है कि 65 एकड़ में फैले इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, किसकी प्रतिमा है, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा है। ठीक है, तो याद क्या रखना है आपको, देखो मैं आपको याद याद कराता हूँ। 25 दिसंबर को 65 एकड़ में 65 फीट की प्रतिमा। ठीक है, 25 एकड़ और 25 दिसंबर और 65 एकड़, और जो है कितनी 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा, कांस्य की प्रतिमा है। ठीक है, और किसी चीज़ की नहीं, अष्ट धातु और दुनियादारी कुछ भी नहीं, आपको याद रखना है कि कांस्य की प्रतिमा है। ठीक है, तो ठीक है, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल उद्घाटन मोदी जी ने किया। किस योजना से समर्पित, बसंत कुंज योजना से निर्मित। नेक्स्ट अगर बात करें तो दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है, कुशीनगर में यूपी की पहली स्पेस लैब तैयार की गई। कौन सी लैब, स्पेस लैब। ये पडरौना नगर पालिका के 15 लाख रुपए की लागत से प्रदेश की पहली स्पेस लैब स्थापित कर रही है। लैब व्योमिका स्पेस इसरो के सहयोग से संचालित होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसके सहयोग से, इसरो के सहयोग से, नासा के सहयोग से नहीं है। ठीक है, इसरो, क्योंकि भारत का क्या इसरो, तो इसरो के सहयोग से है। ठीक है, व्योमिका स्पेस इसका नाम है। ठीक है, कहाँ पर, तो पडरौना नगर पालिका में स्पेस लैब है। कितने लाख रुपए में, तो 15 लाख रुपए की लागत से है। ठीक है, यदि आप यूपी ट्रिपल एससी के पेपर दे रहे हैं तो बिल्कुल स्किप करने की जरूरत नहीं है, लेखपाल की भी देंगे। यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम हैं, अब जो भी स्कीम या कोई भी करंट अफेयर्स पूछा जाता है तो वो थोड़ा डिटेल में जाके पूछा जाता है, या जो बहुत प्रचलित होता है उसमें से और तथ्य निकाल करके आपको पूछे जाते हैं आपसे। तो जैसे कि यहाँ पर है व्योमिका स्पेस, तो नाम ठीक है, इसरो लैब के सहयोग से भी संचालित है। ठीक है, अब ये तो याद होगा सबको, कुशीनगर में, लेकिन किस नगर पालिका, तो पडरौना नगर पालिका 15 रुपये की लागत से प्रदेश की पहली स्पेस लैब स्थापित कर रही है। ठीक है, तो ये पडरौना नगर पालिका कर रही है। ठीक है, तो ये यूपी की पहली है। नेक्स्ट अगर बात करें पडरौना नगर पालिका के बारे में, थोड़ा देखा, ऐसी पहली नगर पालिका बनने निकट जिसमें स्पेस लैब बनने की कल्पना को साकार किया गया है। देवरिया सांसद शशांक मणि की पहल पर पिछले दिनों कुशीनगर में नारायणी नदी के तट पर मॉडल रॉकेटरी और कैंसेट इंडिया स्टूडेंट प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें 600 से अधिक युवा वैज्ञानिक ने खुद के बनाए मिनी रॉकेट टैलेंट लॉन्च किए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनको सुनना जरूरी है, क्योंकि इससे थोड़ा बहुत इधर उधर कोई प्रश्न आ भी गया जिसे आप सही कर ले जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि शाहजहांपुर और भदोही में 2 राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई। शाहजहांपुर और भदोही में 2 राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना, एक शाहजहांपुर में, एक भदोही में, किसने, 22 दिसंबर 25 को ये हुआ। कैबिनेट की बैठक में उसमें मंजूरी दे दी गई। ये नए राज्य विश्वविद्यालय हैं, अर्थात निजी नहीं है। शाहजहांपुर में स्वामी सुखदेवानंद तथा संत रविदास नगर में काशी नरेश विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 26-27 से शुरू होगा। शाहजहांपुर में मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित है ये स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय। शाहजहांपुर सुखदेवानंद, लिंक कैसे, आप शाहजहांपुर, शाह से शाहजहांपुर और सुखदेवानंद। ठीक है, सुखदेवानंद। ठीक है, ठीक है, तो इस ट्रस्ट लगभग 20 एकड़ की भूमि कर रहा है, 108 करोड़ की चल अचल संपत्ति सरकार, इससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आपको याद रखना है शाहजहांपुर में 3 बात इसमें याद रखना है। ठीक है, कि बहुत कठिन आएगा तो डेट भी पूछ लेगा कि 22 दिसंबर को, ठीक है, स्थापना की मंजूरी कब दी गई, तो 22 दिसंबर 25 की स्थापना की मंजूरी दी गई। शाहजहांपुर में कौन सा विद्यालय है, तो यहाँ पर स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय है। हाँ, बहुत होगा, इसमें 3 क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं कि शाहजहांपुर में कौन सा है, स्वामी सुखदेवानंद है, और संत रविदास नगर में तो काशी के संत नरेश, ऐसे तुम याद रख सकते हो कि काशी संत नरेश, संत रविदास नगर में कौन सा है, काशी नरेश विश्वविद्यालय बनेगा। तीसरी बात कि ये निजी है कि प्राइवेट, निजी है या सरकारी है, तो ये राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है। ठीक है, अच्छा, इसमें
और कुछ खास नहीं है, तो देखते हैं कुछ और खास। तो काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को उच्चीकृत कर काशी नरेश विश्वविद्यालय विकसित। ठीक है, कोई बात नहीं। ये भदोही ही है, संत रविदास नगर। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो 7 जिलों को मिलाकर काशी विंध्य क्षेत्र, ये वेरी मोस्ट वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितने जिलों को मिलाकर के, काशी विंध्य क्षेत्र में 7 जिलों को मिलाकर के 22 दिसंबर 25 को ही मंजूरी दी गई। याद रखना 22 दिसंबर को अभी काशी नरेश विश्वविद्यालय की भी मंजूरी दी गई थी। ठीक है, उसी दिन इसको भी। ठीक है, आगे देखें इसमें कि कैबिनेट की बैठक में राज्य राजधानी SCR जो है इस तर्ज पर ही, किसके, SCR हमने उस दिन बताया था ना, SCR NCR। तो SCR जो है लखनऊ के आसपास के जितने ज़िले हैं उससे जो टच करते हैं, उसी तर्ज पर काशी विंध्य क्षेत्र KVR का गठन करने का निर्णय लिया गया है। किसका, KVR। तो अगर उसी तर्ज पर है, इसका मतलब क्या है कि काशी और विंध्य क्षेत्र को जो टच कर रहे होंगे वो जिले शामिल होंगे। तो एक बार देखते हैं, इनमें वाराणसी और विंध्याचल मंडल के 7 जिले, वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, भदोही और सोनभद्र शामिल होंगे। ठीक है, वाराणसी, ये इस तरह से याद रखना। फिर सभी संबंधित जिलों का एक आर्थिक गतिविधियों के जोन के तौर पर विकसित किया जाएगा। KVR के गठन के पूर्वांचल के इन 7 प्रमुख जिलों के विकास की तेजी आएगी। काशी विंध्य क्षेत्र में आने वाले जिलों में क्या होगी, गुणवत्तापूर्ण नागरिकों की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, अगर इसी में और कुछ खास चीज़ कुछ है तो कुछ नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। काशी विंध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण का दायरा कितना है, तो 23,815 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो हम काशी विंध्य के कुल का दायरा हम पढ़ लें बस, 23,815, ये ज़रूरी है, 23,815, अलग अलग का जरूरत नहीं है। ठीक है, एक और देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन 7 जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका होगा, सोनभद्र का होगा। सोनभद्र वैसे भी बहुत ज़्यादा है, तो 6,788 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है सोनभद्र का। तो ये सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, सोनभद्र का है। और कुल कितना है, 23,815 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, प्रस्ताव के अनुसार KVR के कार्यकारी समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। इससे पहले भी हमने देखा था SCR के अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री होते हैं, जबकि प्रमुख सचिव आवास इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। साथ ही वाराणसी के मंडलायुक्त सदस्य जो सचिव और विंध्याचल के कमिश्नर सदस्य होंगे। ठीक है, वाराणसी में देश की पहली वाटर टैक्सी संचालन हुई। ठीक है, हाइड्रोजन पहली क्या है, पहले तो वाराणसी में देश की पहली, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दूसरी बात कि हाइड्रोजन वाटर टैक्सी का संचालन 11 दिसंबर 2025 से शुरू किया गया। कब, 11 दिसंबर 2025। ठीक है, गंगा में शुरू किया गया। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। देखो याद रखना 11 दिसंबर 25 को किया गया है, सर्बानंद सोनोवाल ने किया है, क्योंकि 25 दिसंबर को किसको आना था, मोदी को आना था। बार बार मोदी तो आ नहीं सकते। ठीक है, इसलिए 11 दिसंबर को सर्बानंद सोनोवाल भेजे और इनको नमो घाट के लिए वाटर टैक्सी को हरी झंडी दिखाई गई, वरना वो छोड़ने वाले नहीं थे। मोदी जी होते जरूर उद्घाटन वही करते, लेकिन कारण वही था कि 25 दिसंबर को उनको आना रहा होगा, जिस कारण से व्यस्तता के कारण उनको भेज दिया गया कि तुम अभी जाओ, बाद में हम जाएंगे 25 को। सर्बानंद सोनोवाल नमो घाट के वाटर टैक्सी को हरी झंडी दिखाई दी, साथ ही वाटर टैक्सी पर सवार होकर श्री काशी विश्वनाथ तक की यात्रा भी की। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री, एक याद रखना ये कि केंद्रीय मंत्री है किस चीज़ के, तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है, केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री कौन है, तो सर्बानंद सोनोवाल है, सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, आगे देखें कि इस स्वदेशी हाइड्रोजन पोत का निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में हुआ है। 24 मीटर लंबे इस कैटामरान में 50 यात्री बैठ सकते हैं, मतलब 50 की बैठने की व्यवस्था है, 50 यात्री बैठ सकते हैं। और 7 से 9 समुद्री मील की गति से यह 8 घंटे तक हाइड्रोजन ईंधन से चल सकता है। ठीक है, जलियन गंगा के घाटों पर पर्यटकों के लिए पर्यावरण अनुकूल परिवहन की राह खोलेगा। ठीक है, आगे की बात करें कि लखनऊ गैस्ट्रोनॉमी पाक कला श्रेणी में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में 50 बार हम लोगों ने देख लिया है। इससे पहले भी जो मैंने पढ़ाया था उसमें भी मैंने इसको चर्चा की थी कि क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल कौन हो गया है, तो आपका लखनऊ हो गया है। ठीक है, विश्व के 58 शहरों में शामिल हो गया है, जिन्हें यूनेस्को ने अपने क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क यूएसएसीएन ने शामिल करने की घोषणा की। 31 अक्टूबर 2025, 31 अक्टूबर वैसे भी एकता दिवस आपको याद होगा। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के उसमें याद में मनाया जाता है, तो ये यूसीसीएन शामिल करने की घोषणा इसमें की थी। ठीक है, अब आगे देखें
तो आगे हम पाएंगे कि यूनेस्को की यह सिटीज नेटवर्क जो है 8 श्रेणियों में सर्वोत्कृष्ट शहरों का नेटवर्क है। गैस्ट्रोनॉमी, पाक कला सहित साहित्य, मीडिया, कला, संगीत, वास्तुकला शामिल है। ठीक है, इसमें आर्किटेक्चर को इसी वर्ष शामिल किया गया। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आर्किटेक्चर को वर्ष 25 में ही 8वीं श्रेणी के रूप में इस नेटवर्क में शामिल किया गया आर्किटेक्चर। ठीक है, गैस्ट्रोनॉमी पहले से थी। ठीक है, ये वास्तुकला शामिल किया गया पहले। ठीक है, तो लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में शामिल किया गया। इस बार 58 शहरों को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल करके निर्णय समरकंद में लिया गया। समरकंद में, ठीक है, समरकंद में लिया गया यह निर्णय 31 अक्टूबर 25 को। इस प्रकार 43वीं जनरल कॉन्फ्रेंस जो हुई वो कहाँ हुई? समरकंद में हुई। वैश्विक नेटवर्कों में शामिल शहरों की संख्या अब 408 हो गई है। इस बार मतलब समरकंद में जो बैठक हुई थी, मतलब 43वीं जनरल, उसमें कितने? तो 58 शहरों को लिया गया। ठीक है, अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि लखनऊ को शामिल किए जाने के पश्चात यूनेस्को के क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत के शहरों की संख्या कितनी? तो भारत के शहरों की संख्या 9 हो गई है। ठीक है, पहले ये 8 अन्य शहर थे। ठीक है, क्रिएटिव सिटी में जो शामिल थे, तो जयपुर, वाराणसी पहले ही शामिल है। तो जयपुर शामिल है, वाराणसी, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, श्रीनगर, ग्वालियर और कोझिकोड। याद रखना, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में कौन कितने ऐसे शहर हैं जो पहले से ही क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल हैं? तो सिर्फ वाराणसी ऐसा शहर है जो शामिल है, अर्थात लखनऊ कौन सा नंबर का होगा? सेकंड नंबर का है लखनऊ। ठीक है, अब भारत के शहरों की संख्या में उसका नौवां स्थान है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के क्रम में पूछे तो उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान है जो लखनऊ है। ठीक है, 24,497 करोड़ रुपए का प्रदेश का अनुपूरक बजट पेश किया गया। अनुपूरक बजट जो पेश किया गया उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 दिसंबर 25 को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किया। 24,496 है। ठीक है, 96 में 4 कम नहीं, 25,500 हो जाएगा, 25,500 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है? ठीक है, कुल अनुपूरक बजट आधे से भी ज़्यादा है। ये सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अनुपूरक बजट मूल बजट के अनुपात में 3.3% है। कुल बजट अब कितना हो गया? तो 8,33,233 8,33,233 करोड़ रुपए का हो गया है। ठीक है, वित्त मंत्री ने बताया कि अनुपूरक बजट में प्रदेश के आर्थिक प्रगति और जन कल्याण जुड़े प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, प्राथमिकता के हिसाब से आप देख सकते हो, वरना इतना ज़रूरत नहीं है। तो प्राथमिकता में औद्योगिक विकास को सबसे ज़्यादा दिया गया है। पावर सेक्टर, नगर विकास, एक नज़र मार लीजिए, रट्टा नहीं मारना है इसको, इतना वो नहीं है कि इसको रट्टा मारा जाए। ठीक है, महिला बाल विकास को 535 दिया गया, सौर ऊर्जा को 500 दिया गया। ठीक है, कि अभी मेन बजट भी आएगा। भारत का पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम एनसीआरटीसी की पहल 12 नवंबर 25 को भारत का पहला था। ये सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया है, एमसीक्यू में भी करा दिया है, और इससे पहले जो हमने वन लाइनर घटनासार डिस्कस की थी वो उसमें भी हमने ये सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। कुछ ही क्वेश्चन होंगे जो इसमें अभी हैं, उसमें नहीं हुए थे, तो और डिटेल भी नहीं हुआ था ज़्यादा, तो उस चीज़ को लेकर के हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। गाजियाबाद के दुहाई स्थित नमो भारत डिपो में भारत का पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो दुहाई याद रखना और गाजियाबाद, दुहाई और गाजियाबाद। ठीक है, इसमें क्या है? तो ये पहली दूसरी चीज़ की एनसीआरटीसी की सौर नीति के तहत है। ठीक है, आगे बात करें तो प्रति ऊर्जा उत्पादन लगभग 17,500 किलोवाट अनुमानित है। ठीक है, और इसमें 16 टन CO2 उत्सर्जन में कमी आएगी। ठीक है, आगे देखें तो प्लेस पार्क योजना में संशोधन को मंजूरी मिली है। प्लेस पार्क में, ठीक है, प्लेस क्या था? तो प्रमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन है। ये पार्क योजना है, प्लेस पार्क योजना है। उसमें क्या संशोधन हुआ है? कुछ क्या हुआ होगा? तो प्लेस पार्क और प्रस्तावित भूमि को 12 मीटर के स्थान पर कम से कम 7 मीटर चौड़ी सड़क से जुड़े होने का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, ये क्या है? प्रमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन है। ठीक है, 7 मीटर ब्लैक टॉप रोड, कम रोड, इतना पूछने की ज़रूरत नहीं है, नई क्वेश्चन पूछेगा आपके। ठीक है, एक सामान्य रूप से गोरखपुर में देश के पहले रिवर सेल के गठन को मंजूरी मिली। किसको? रिवर सेल, देश का पहला ये भी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG से मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रिवर सेल के गठन का निर्णय दिसंबर 25 में ही लिया गया। तो इससे पहले की डेट याद रखना, 11, 25। ठीक है, ये दोनों डेट है, ये सर्वानंद होने वाला है, यहाँ 25 में मोदी आए। ठीक है, ये भी दिसंबर का ही निर्णय था। कभी कभी पूछ लेता है महीने का नाम, तो आप हिंट कर ले जाओगे। डेट सब जिसकी इम्पोर्टेंट है उसको मैं बताता चलूँगा। यह गोरखपुर के समग्र विकास को नई दिशा के साथ में नदियों का संरक्षण, पर्यावरण संतुलन, ये सब होगा। ठीक है, करते रहो भाई, अच्छी बात है। आगे देखते हैं।
ये सब सही से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिवर्सल भविष्य में अन्य शहरों के लिए भी एक मॉडल बनेगा, जिससे नदी संरक्षण और शहरी विकास के बीच संतुलन स्थापित किया जाएगा। क्योंकि देश का पहला है ना, तो एक बार शुरुआत करें, डेमो देखें, अगर सही लगा तो आगे भी एक मॉडल तैयार हो जाएगा। वो आगे भी नदी संरक्षण और शहरी विकास के लिए एक संतुलन स्थापित करेगा। ठीक है, करेगा। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल्याण सिंह नगर प्रदेश का 76वां जिला कल्याण सिंह नगर है। आपको पता ही होगा कि ये अलीगढ़ से संबंध रखते थे। 29 अक्टूबर 25 को, ये 29 अक्टूबर है, मतलब एकता दिवस 31 के कुछ ही दिन पहले। ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व कल्याण सिंह स्मृति में राज्य का 76वां जिला कल्याण सिंह नगर बनाने की घोषणा की। तो इनकी स्मृति में, इनकी याद में 29 अक्टूबर को बनाया गया। क्या हुआ, तो अलीगढ़ जिले के अतरौली और क्या नाम है, गंगीरी तहसील, अतरौली और गंगीरी तहसील, मतलब अलीगढ़ की 2 तहसीलें और बुलंदशहर की। तो हमें याद ये रखना है कि अलीगढ़ और बुलंदशहर, ठीक है, इन दोनों की तहसीलों को मिला करके, इनकी तहसीलों को मिला करके डिवाई तहसील और अतरौली गंगीरी तहसील को मिला करके क्या बनाया गया, कल्याण सिंह नगर बनाया गया। ठीक है, थोड़ा इनके बारे में भी जाने। कल्याण सिंह 2 बार मुख्यमंत्री रहा, 91-92 में। ठीक है, 91-92 में क्या हुआ था, ग्लोबलाइजेशन हुआ था, तो उस समय भी ये क्या थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और 97-99 में भी रहे। ठीक है, अतरौली उनका जन्म स्थान है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अतरौली उनका क्या है, जन्म स्थान है। और छोटे जिलों से बेहतर सेवा वितरण करना है। अगर आगे देखें, नेक्स्ट देखें, तो 27वां दिव्य कला मेला 2025 लगा। 27वां दिव्य कला मेला दिव्यांगजनों की सहायता के लिए दिव्य कला मेला, तो दिव्य से दिव्यांगजन। ठीक है, तो 15 से 23 नवंबर 25 को किया गया। मेले का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा ने किया। ठीक है, तो राज्य मंत्री कौन थे, BL वर्मा ने किया। 18 राज्यों के साथ प्रदेश के लगभग 100 दिव्यांग शिल्पियों और कलाकारों ने अपने उत्पादों व कौशलों का प्रदर्शन किया। ठीक है, तो कोई कला मेला तो था ही। ठीक है, अच्छा हुआ कहाँ था, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित हुआ था 27वां। ठीक है, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के तत्वाधान में ऐसे पहले दिव्य कला मेले का आयोजन 2 से 6 दिसंबर 2022 को किया गया था, और ये अब जो किया जा रहा है वो 27वें दिव्य कला मेले का आयोजन है, और ये 15 से 23 नवंबर 25 को हो रहा है। ठीक है, पहला दिव्य कला मेला है, तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तत्वाधान में किया गया। ठीक है, मेले में दिव्यांगजनों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए, निःशुल्क प्रतिमांग भी उपलब्ध किया गया। अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करें तो भारत का पहला वन विश्वविद्यालय गोरखपुर में, पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ है, गोरखपुर में। ये भारत का पहला है वन विश्वविद्यालय। तो फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, दिसंबर में ही ये भी मंजूरी प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। ठीक है भाई, वन और नदी दोनों के संरक्षण के लिए रिवर सेल की स्थापना, अभी हमने पढ़ा ना रिवर सेल, तो रिवर सेल की भी स्थापना हुई कहाँ, गोरखपुर में। और अभी ये गोरखपुर में वन विश्वविद्यालय की, जो कि भारत का पहला है। ठीक है, अब वन विश्वविद्यालय है तो इसमें संरक्षण किसका, वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण विज्ञान, ये सब का बढ़ावा होगा। ठीक है, संरक्षण प्राप्त होगा। पेपर के हिसाब से हम लोग चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है, लिखने के हिसाब से नहीं इसको पढ़ रहे हैं, तो इस हिसाब से जो ज़रूरी है वो पढ़ा रहे हैं, वरना बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, तो गोरखपुर में प्रस्तावित इस वन विश्वविद्यालय परिसर का क्षेत्रफल लगभग 125 एकड़ में होगा, ये जरूरी है। जटायु संरक्षण आपको याद ही होगा, वहाँ है जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र के निकट है, अर्थात गोरखपुर में ये भी है ना, जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र भी है। 125 एकड़ में ये प्रस्तावित है। ठीक है, प्रारंभिक बजट में तो 50 करोड़ में किया गया था। ठीक है, आगे छोटे छोटे चीज़ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो नोएडा में देश की पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि देश की है। ये इलेक्ट्रॉनिक सिटी के ही पास है। मैं जानकारी, इलेक्ट्रॉनिक्स अर्थनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मोबाइल उपकरणों के लिए अपनी पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण की इकाई का उद्घाटन किया गया। यह फैक्ट्री नोएडा उत्तर प्रदेश में, इसका उद्घाटन 30 अगस्त 2025 को, 30 अगस्त को, 15 अगस्त के 15 दिन बाद। ठीक है, तो 30 अगस्त 2025 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स IT मंत्री श्री अश्विन वैष्णव ने किया। ठीक है, जो जिससे जुड़ा हुआ है वही उसका उद्घाटन कर रहा है अभी तक। ठीक है, ये कौन से इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्री हैं, तो अश्विन वैष्णव ने इसका उद्घाटन किया। ठीक है, यह संयंत्र ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड अमेरिका की साझेदारी से स्थापित किया गया।
ठीक है, देखना थोड़ा सा कि ये ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड, ये अमेरिका कंपनी की साझेदारी से स्थापित किया गया। वह बनने वाला टेम्पर्ड ग्लास इंजीनियर्ड बाई कॉर्निंग प्रीमियम ब्रांड के अंतर्गत तैयार होगा। टेम्पर्ड ग्लास जो स्मार्टफोन का एक आवश्यक घटक है और अधिकतर आयात किया जाता था। जब टेम्पर्ड फ़ोन हमेशा चाइना से मंगाया जाता था, तो अब जिससे क्या होगा, नई भारत लक्ष्य क्या कि मोबाइल उपकरणों का हर हिस्सा चिप, टेम्पर्ड ग्लास और सर्वर कंपोनेंट्स यहीं देश में निर्मित होंगे। नेक्स्ट बात करें तो अच्छा, ये 30 अगस्त को, इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि 30 अगस्त को ये हुआ, अश्विनी वैष्णव ने उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण नीति जो है, ये कब बनी? ये सितंबर को बना दी गई। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण नीति 25 को कैबिनेट में 2 सितंबर 2025 को मंजूरी दे दी गई। फिर 2 सितंबर 2025 को इसको मंजूरी मिल गई। ठीक है, आपको याद ही होगा बजट में पहले भी यूपी ने कह दिया कि हम निर्यात को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। ठीक है, निर्यात को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। ठीक है, तो आगे देखें, इस नीति का उद्देश्य प्रदेश को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों को ऑपरेटिंग सेंटर तक सीमित नहीं करना है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट निर्माण के गढ़ के रूप में विकसित करना। ठीक है, मतलब गढ़ बनाएंगे हम यहाँ। 50,000 रुपये का निवेश का अनुमान है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ पढ़ने की खास जरूरत नहीं। यह नीति 1 अप्रैल 25 से 6 वर्षों तक लागू रहेगी। ठीक है, 1 अप्रैल 26 से 25 से लागू हो रही है। इसका निर्माण लेकिन कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था सितंबर में। ठीक है, सितंबर में हुआ था ना, एक बार चेक कर लो भाई, कुछ गलत ना हो। ठीक है, कब हुआ था? ये देखो 2 सितंबर 25 को। ठीक, 2 सितंबर 25 को हुआ था, 2 सितंबर 25 को। 1 अप्रैल से 6 वर्षों के लिए लागू होगी, 6 ईयर्स के लिए, बोलिएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति, वो इलेक्ट्रॉनिक्स थी और ये निर्यात प्रोत्साहन नीति 25 को मंजूरी दे दी गई है। इसमें क्या हो, ये भी उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति को भी कैबिनेट ने 2 सितंबर 2025 को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है भैया, आप दे दो, वो तो 6 साल के लिए था। मैं कंपेयर करके पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपको पिछली चीज़ें भूले ना, वो भी धीरे धीरे, मतलब इसके साथ में ही पढ़ते रहिए आप लोग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नीति कितने वर्ष, 6 वर्ष के लिए था। ठीक है, इसकी बात करें, ये क्या है, नीति का लक्ष्य वर्ष 30 तक पंजीकृत निर्यातकों की संख्या में 50% हाफ वृद्धि करना और $50 अरब करना है। ठीक है, निर्यात $50 अरब करना है। ठीक है, तो 2030 तक के लिए, मतलब ये 5 ईयर और वो 6 ईयर का था। ठीक है, वो मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स नीति जो थी। ठीक है, अब इसमें और कुछ खास नहीं है, आगे देखें। तो देश में पहली बनारस रेल पटरियों के बीच सोलर पैनल, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पटरियाँ होंगी और इनके बीच में क्या होंगी, सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये बनाया जा रहा है रेल पटरियों के बीच में। बनारस रेल इंजन कारखाना BLW बना रहा है। ठीक है, बना लीजिए भाई। स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त 2025 को इस सोलर पैनल की शुरुआत की गई। अच्छी बात है कि आपको डेट याद रखने में आसान रहेगा कि 15 अगस्त 2025 को ये हुआ। ठीक है, यूनिट बिजली पैदा हो सकती है कितनी, रोजाना लगभग 67 यूनिट बिजली पैदा हो सकती है। ठीक, स्वदेशी के कारण है। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है, उसका उपयोग होगा। ठीक, बाकी इसमें खास चीज़ें, रबर माउंटिंग पैड का उपयोग किया गया है। इसमें ट्रेन गुजरने से उत्पन्न कंपन को कम करने के लिए रबर माउंटिंग पैड का उपयोग किया गया है। ठीक है, रेल अधिकारियों के अनुसार भारतीय रेलवे के 1.5 लाख किलोमीटर ट्रैक नेटवर्क में यार्ड लाइनों का उपयोग कर भविष्य में इस तकनीकी का, बिल्कुल, मतलब ये कहना चाह रहा है कि इतने लाख किलोमीटर लाइनें हैं, इनमें अगर सब में हम सोलर पैनल लगा देंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, लाइट की बचत हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखें। मुख्यमंत्री ने सदन में विजन डॉक्यूमेंट 2047 का प्रारूप पेश किया है। किसका? विजन डॉक्यूमेंट 2047 का। ठीक है भाई, पेश करा दीजिए। दोनों सदनों में करीब 27 घंटे की कार्यवाही का समापन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजन डॉक्यूमेंट्स 47 पर विस्तार से प्रकाश डाला है। ठीक है, घंटे नहीं पूछे कितने घंटे बैठ के चाय पिया कि कॉफ़ी पिया। ठीक है, याद रखना कि विजन डॉक्यूमेंट 47 का प्रारूप पेश कर दिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है, अब ये भी है कि इसमें 47 तक प्रति व्यक्ति आयु 26 लाख वार्षिक करने का संकल्प है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का है। तो 3 थीम है इसमें, 3 थीम में 12 सेक्टर में काम के आधार पर तैयार होगा। 3 थीम है और 12 सेक्टर पर काम के आधार पर ये तैयार हुआ है। ठीक है, अभी इसमें जब डिटेल्स आएगा सामने तो फिर से ये पूछा जाएगा, तो ये आगे के लिए तैयार नहीं। अभी तो एक बेसिक खाका पूछा जा सकता है बस, कि विजन डॉक्यूमेंट्स
पेश हुआ, तो हाँ पेश हुआ। विजन डॉक्यूमेंट 2047 पेश किया गया। और इसमें क्या मुख्य चीज़ है, तो 47 तक प्रति व्यक्ति आयु 26 लाख वार्षिक करने का संकल्प इसमें 3 थीम और 12 सेक्टर पर काम करने का आधार पर तैयार किया गया है। ठीक है। दूसरा कि ठीक है, इसमें 500 विशेषज्ञों सहित हर व्यक्ति की सहमत ली जाएगी और 2030 तक प्रदेश को 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और अगले 5 वर्षों में विकास दर को 14 से 15% से बढ़ा करके 20% तक पहुंचाने का इसमें लक्ष्य है। मतलब अभी कितना चल रहा है विकास दर, 14 से 15% से जो चल रहा है उससे बढ़ा करके 20% तक का लक्ष्य है। ठीक है, 30 का इसका लक्ष्य, क्योंकि 14 से 15% है, उसको बढ़ाकर कितना परसेंट कर देगा, 20% तक पहुँचाने का लक्ष्य है। ठीक है, तो आगे देखें कि ये देखिए, प्रधानमंत्री ने 47 तक भारत को 300 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प किया है। प्रधानमंत्री ने किया है 300 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प किया। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश ने 10 से 60 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का रोड मैप बनाना होगा। ठीक है, प्रस्ताव में जो थीम की बात हुई थी, वो थीम क्या है, अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति और जीवन शक्ति है। ठीक है, अर्थ शक्ति, सृजन और अर्थ शक्ति, सृजन और जीवन शक्ति है। 12 सेक्टर प्रमुख सेक्टर होंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कौन सा है? उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट 17 अगस्त 25 को गोरखपुर के खानिमपुर में टोरंटो समूह के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का लोकार्पण किया गया। उत्तर प्रदेश का पहला और पूरे देश का दूसरा प्लांट है ये। कौन सा? ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, पूरे देश का दूसरा और प्रदेश का पहला है। ठीक है, 17 अगस्त को गोरखपुर में ही अभी है। ठीक है, इससे पहले भी 2 चीज़ें हम गोरखपुर में ही पढ़े थे। ठीक है, यह संयंत्र वार्षिक 72 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। च्यूनिंग अटल छात्रवृत्ति योजना। ये च्यूनिंग अटल छात्रवृत्ति योजना क्या है? तो च्यूनिंग अटल छात्रवृत्ति योजना योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में 19 अगस्त 25 के उत्तर प्रदेश सरकार, द फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस FCDO यूके के बीच समझौता है। समझौते के तहत च्यूनिंग भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी यूपी राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई, जिसके अंतर्गत हर साल 5 छात्रों को, कितने? 5 छात्रों को यूके के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में मास्टर डिग्री की छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो यह है च्यूनिंग भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी यूपी राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, ये योजना शैक्षणिक सत्र 25-26 से 3 वर्षों तक संचालित होगी। फिलहाल 3 वर्षों के लिए यह संचालित कर दी गई है। इसके बाद वर्ष 28-29 में इस योजना को नवीनीकृत किया जाएगा। भारत में ब्रिटिश हाई कमिश्नर लैंडी कैमरन ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समय MOU पर समझौता हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो ये च्यूनिंग स्कॉलरशिप है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें, उत्तर प्रदेश हर व्यक्ति पर 37,500 रुपये का कर्ज है, तो बड़ा नेगेटिव बात है। तो अगस्त 25 में राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तहत में 37,500 रुपये का कर्ज है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 37,500 का। विगत 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश पर उधार 6 लाख करोड़ से बढ़ करके अब 9 लाख करोड़ रुपये का उधार हो चुका है। इसके बाद भी राज्य का राजस्व घाटा जो है 2.97% है। ठीक है, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, ये सब अभी बजट आएगा तो उसमें डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। ये कोई इकोनॉमी की क्लास तो है नहीं, तो उसमें हम ज़्यादा अच्छे से डिटेल नहीं देख सकते हैं। एक समय सीमा के साथ ही हम इस PDF को पढ़ा के ख़त्म कर सकते हैं। हमारे पास वो काम नहीं है कि हम आपको फ़ोटो दिखाएँ घटना सार का और पढ़ाएँ कोई और। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। राजकोषीय घाटा वह स्थिति होती है जब सरकार का क्या होता है, कुल खर्च उसकी कुल प्राप्तियों ऋण को छोड़कर से अधिक हो जाता है। यह घाटा इस बात का संकेत होता है कि सरकार को अपने खर्च पूरा करने के लिए कितनी उधारी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कुल मिला के ये कहें कि सरकार की वित्तीय ज़रूरतों को संसाधनों के बीच का अंतर दर्शाता है। नेक्स्ट बात करें कि लखनऊ शून्य शुद्ध अपशिष्ट शहर। ठीक है, शून्य शुद्ध अपशिष्ट शहर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2 जुलाई 2025 को लखनऊ ने शहरी अपशिष्ट प्रबंधन में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जब सीवर संयंत्र में 700 मीट्रिक टन ताजे अपशिष्ट की प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की गई और शहर में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 2000 मीट्रिक टन अपशिष्ट को, ठीक है, मल को, गंदगी को क्या हुआ, वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस कर शून्य अपशिष्ट शहर का दर्जा प्राप्त किया। ठीक है, लखनऊ की बात है। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन 106 करोड़ रुपये परियोजना है। स्वच्छ भारत मिशन 1 के तहत में 96.53 करोड़ का वित्त पोषण हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की बात करें 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत हुआ। ठीक है, 2014 को, तो 2014 याद रखना, 2 इसमें है, यही 2 अक्टूबर को शुरुआत हुआ। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन की। ठीक है, और ये जो था ये क्या, 2 जुलाई 2025 को। ठीक है, 2025 को। ठीक है,
नेक्स्ट बात करें गाज़ियाबाद में WHO IRCH, ये गाज़ियाबाद इससे पहले भी हमने अभी करंट में पढ़ा था। गाज़ियाबाद में काहे की स्थापना की गई? तो वहाँ पर टेम्पर्ड ग्लास की स्थापना की गई। क्या टेम्पर्ड ग्लास की स्थापना कहाँ की गई? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए टेम्पर्ड ग्लास की कहाँ स्थापना की गई और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क की स्थापना कहाँ की गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि WHO IRCH वर्कशॉप है। तो गाज़ियाबाद स्थित होटल फॉर्च्यून डिस्ट्रिक्ट सेंटर में WHO इंटरनेशनल रेगुलेटरी कॉरपोरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन IRCH वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कहाँ पर? गाज़ियाबाद में 6 से 8 अगस्त में। ठीक है, यह प्रतिष्ठित आयोजन भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय द्वारा WHO के सहयोग से और भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथिक औषधि संयोजन आयोग PCIM&S से समर्थन में आयोजित किया। ठीक, अब देखिए ये लास्ट बिल्कुल कार्यक्रम में विश्व भर से आए प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसमें क्या हुआ, कई देश प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए जैसे भूटान, ब्रुनई, क्यूबा, घाना, इंडोनेशिया, जापान, ये सब शामिल थे इसमें। ठीक है, जबकि ब्राज़ील, मिस्र, अमेरिका के प्रतिनिधि ऑनलाइन माध्यम से जुड़े थे, मतलब अमेरिका डायरेक्ट कोई नहीं आया था। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम 14 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी और स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकारी और स्कूलों में शिक्षा का लर्निंग बाय डूइंग LBD कार्यक्रम की शुरुआत की। तो LBD कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो 14 जुलाई को। ठीक है, 14/7 दूनी 14, तो 14 का आधा कितना, उसी महीने में शुरुआत की गई। ठीक, जुलाई में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कक्षा 6 से 8 के छात्रों को लकड़ी, कार्य धातु एवं ऊर्जा, पर्यावरण, कृषि एवं बागवानी तथा स्वास्थ्य पोषण जैसे क्षेत्रों में व्यावहारिक प्रशिक्षण देना है। ठीक है, पायलट चरण में इसे 15 जिलों के 60 स्कूलों में और 5,937 छात्रों में प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, 15 जिलों को लिया गया है और कक्षा 6 से 8, ये याद रखना, छात्रों को लकड़ी, कार्य धातु ये सब व्यवहारिक प्रशिक्षण देने के लिए है। ठीक है, LBD क्या, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब पढ़ो और करो। ठीक है, पढ़ाई के साथ काम। गांधी जी की ये नीति थी, ये गांधीवादी विचारधारा है, ये लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, इसमें 3 पूर्ववर्ती योजना है, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षा को एकीकृत किया गया है। अब इस तथ्यसार को पढ़ लें, यूपी तथ्यसार की बात कर लें। यूपी तथ्यसार में ये जुलाई से लेकर दिसंबर तक है, लेकिन अब स्किप मत करिएगा क्योंकि आगे भी अभी हम डिस्कस करेंगे जो जनवरी से जुलाई तक की है। हम पूरा व्यवस्था से हैं, लेकिन वहाँ हाईलाइटेड चीज़ करेंगे, पहले से वो हाईलाइटेड है क्योंकि इससे पहले मैं उसको पढ़ा चुका हूँ, तो उसमें हाईलाइट पॉइंट है, सीधे हाईलाइट पे ही आपको हम डिस्कस कर देंगे, बता देंगे ज़रूरी सिर्फ बहुत जल्दी। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए किस AI आधारित ऐप का शुभारंभ किया गया था? यक्ष ऐप जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए शुरुआत की गई 28 दिसंबर 25 को। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के मॉर्निंग असेंबली में 10 मिनट किस चीज़ के पाठन के लिए अनिवार्य कर दिया। 10 मिनट मतलब जब भी सुबह प्रेयर होगी तो प्रेयर के बाद 10 मिनट का न्यूज़पेपर पढ़ाया जाए। अच्छी बात है। भारत वन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश कहाँ स्थापित किया गया? गोरखपुर में। ठीक है, यूनेस्को ने उत्तर प्रदेश के किस शहर को क्रिएटिव शहर को शामिल किया गया? तो लखनऊ को किया गया। ठीक है, 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए प्रदेश के किस पूर्व DGP को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? प्रशांत कुमार को। ठीक है, UPE-SSC नाम है पूरे इसका। तो किस कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र या जन्मतिथि के रूप में स्वीकार करने पर रोक लगा दी? आधार कार्ड को। मतलब ये क्या है, जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, जन्म के प्रमाण के रूप में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कर दिया है। ठीक, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, वैनेडियम रेडॉक्स, ग्रेटर नोएडा। किस राजधानी क्षेत्र में जिले के रूप में घोषित किया गया? कल्याण सिंह नगर। हमने बताया था ना, अलीगढ़ और दूसरा कौन सा है? अलीगढ़। और ये अच्छा कहाँ के थे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कल्याण सिंह नगर, कल्याण सिंह जो नगर है, तो कल्याण सिंह जो अपने मुख्यमंत्री थे, ये कहाँ के हैं, इनका जन्म स्थान क्या था? ठीक, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आगे इसी तरह वीडियो कंटिन्यू लाते रहें। ठीक है, सिर्फ वही पढ़ाया जाएगा जो ज़रूरी होगा और इसमें कोई भी पेड क्लास नहीं ली जाएगी, कोई डेमो के लिए नहीं यूट्यूब चलाया जा रहा है। ठीक है, एक अच्छी शिक्षा दी जा सके इसके लिए सिर्फ चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश स्थित टाइगर रिजर्व के बफर एरिया में पहली बार रेनबो वाटर स्नेक पाया गया। कहाँ? दुधवा टाइगर रिजर्व में। केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 11 दिसंबर 25 को प्रदेश में कहाँ प्रदेश की पहली हाइड्रोजन चलित वाटर टैक्सी की शुरुआत की? तो गंगा घाट वाराणसी में किया।
केंद्र सरकार के वक्फ पोर्टल उम्मीद थी। पहले हमने पढ़ा ना वक्फ पोर्टल कौन सी, उम्मीद नाम है पूरा इसका। तो वक्फ प्रॉपर्टीज़ के डिजिटल रजिस्ट्रेशन में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर प्रथम। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस आईआईटी के साथ मिलकर राज्य के किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की थी। तो आईआईटी रुड़की के लिए। ठीक है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा में मिली सैद्धांतिक मंजूरी के बाद देश का पहला रिवर सेल प्रदेश में कहाँ खोला गया। रिवर सेल कहाँ, गोरखपुर में। ठीक है, अभी हमने पढ़ा रिवर सेल। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जो है वो, उसमें कौन कौन किसकी किसकी मूर्ति, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, दीनदयाल उपाध्याय की और अटल बिहारी वाजपेयी की। ठीक है, 65 एकड़ में 65 एकड़ में, है ना। ठीक है, और ये 25 दिसंबर को उद्घाटन। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पक्षी अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया। तो पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को। मैंने अभ्यारण्य वाले एक ओडीपी नाम से एक मैंने वीडियो पोस्ट किया था, उसमें पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य की चर्चा हुई थी। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश में कब से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया गया। तो 1 सितंबर 2025 से। ये नो फ्यूल जो है नो हेलमेट नो फ्यूल, जरा सा सितंबर का माह भी सड़क सुरक्षा के लिए मनाया जाता है। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आईआईटी कानपुर, आईआईटी विचियो और आईआईटी रुड़की जैसे संस्थानों के सहयोग से राज्य में कितनी नदियों के पुनरुद्धार के लिए अभियान शुरू किया। तो 75 छोटी नदियों एवं उनकी सहायक नदियों के लिए। उत्तर प्रदेश में 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो वाराणसी में 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। 19 से 20 जुलाई 2025 को यह 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाल ही में कहाँ पर भारत के पहले निजी एआई संबंधित बहुविषयक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया गया। तो उन्नाव में किया गया। ठीक है, पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कहाँ घोषित किया गया। तो गोमती नगर लखनऊ को प्राइवेट रेलवे हो गया है। ठीक है, ट्रिपल मॉडल पे चलेगा। आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन में संयुक्त प्रयास से 6 से 8 अगस्त को WHO इंटरनेशनल रेगुलेटरी कॉर्पोरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन का वर्कशॉप का आयोजित की गई गाजियाबाद। अभी जो पढ़ा था उसी का ये शॉर्ट है, सार है। ठीक है, इसे तीसरी बार हम चर्चा कर रहे हैं अपने वीडियो में। ठीक है, ऐतिहासिक बौद्ध स्थल जिसे हाल ही में भारत सरकार ने उसको विश्व धरोहर के दर्जे के नामांकित किया, सारनाथ को। तो बौद्ध स्थल है, इसे यूनेस्को विश्व धरोहर के दर्जे के लिए नामांकित किया गया। हाल ही में किस देश में अध्ययन अटल सेवनिंग छात्रवृत्ति की योजना शुरू किया। तो ये सेवनिंग छात्रवृत्ति योजना ब्रिटेन के सहयोग से है, यूएस या ऑस्ट्रेलिया नहीं है, याद रखिएगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 अगस्त 25 को कहाँ पर देश का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का लोकार्पण किया। तो गोरखपुर के खानीपुर में। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 20 अगस्त 25 को मिली मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश शाहजहाँपुर स्थित किस तहसील का नाम परशुरामपुरी कर दिया गया। तो परशुरामपुरी कर दिया गया। किस तहसील का नाम, जलालाबाद। अच्छा, 2 नए विद्यालय जो बनाए गए हैं, एक काशी नाम से बनाया गया है। ठीक है, और दूसरा किस नाम से विद्यालय बनाया गया है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बिना किसी देरी के आगे मैं फिर से शुरुआत करता हूँ। जो ज़रूरी था, अब ये जनवरी से लेकर के जुलाई तक। ठीक है, ये पूरे साल का हम कवर कर लेंगे। बजट की भी चर्चा होनी चाहिए, विशेष तौर पे यूपी SSSC का एग्ज़ाम जो 1 तारीख को देने जा रहे हैं, उन पर बेस्ड।